क्या कभी आपने सोचा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बिना सोचे रह नहीं सकते? आप पूरा दिन इंतजार करते हो कि उस इंसान से चाहे छोटा सा ही सही एक इंटरेक्शन हो जाए। मुझे याद है कि मेरी क्लास में हम लोग, मैं आज से 15 16 आई गेस 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरी क्लास में भी ऐसा ही एक लड़का था और वो भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ही हमेशा बात करता था जब भी वो क्लास में आता था। अब ये सब चीजें नॉर्मल होती है, इस उम्र में आते हैं लोग बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? जब एक लिमिट क्रॉस होना शुरू हुई। अगर आप सोचें तो मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स ही बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थे, तो बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन मिलना, वो भी स्कूल के अंदर, भाई साहब एक बड़ी अजीब और बहुत रेयर बात थी। तो उस टाइम पे उसने पता नहीं कैसे एक कीपैड वाला जो फ़ोन होता है जिसमें सांप वाली गेम होती थी, उसको जुगाड़ किया, पता नहीं कहाँ से, किसी को नहीं पता आज तक। और क्लास के बीच में उस वक्त ना 160 वर्ड्स का मैसेज लिमिट होती थी, 160 वर्ड को मैक्सिमम यूज करता था। अब क्योंकि दिन के कुछ गिने चुने मैसेज ही मिलते थे, तो 160 वर्ड का मैसेज बना के उस पर्टिकुलर पर्सन को क्लास के बीच में, लेक्चर के बीच में वो उसे सेंड करता था। और धीरे धीरे उसका सारा का सारा जो अटेंशन था वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे ही शिफ्ट हो गया। उसने हम लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत कम कर दी, क्लासेस के बीच में, लेक्चर्स में वो डिस्ट्रैक्ट होता था, पढ़ाई से तो ध्यान उसका हट ही चुका था। इन शॉर्ट वो उस एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो गया। लेकिन एक दिन वो पर्सन उसके लाइफ से एक्चुअली में सडनली चली गई। अब वो बहुत दिन डिप्रेस्ड रहा, हम लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन धीरे धीरे वो उस चीज़ से बाहर आया। लेकिन कमाल की बात बताऊं, फिर उसके लाइफ में कोई और आया और ये साइकिल पूरी, एक्चुअली में उसके हाई स्कूल में पूरी ये लाइफ साइकिल उसकी चलती रही। कोई आता रहा, कोई जाता रहा, और ये बात में कुछ भी झूठ नहीं है। और इन सबसे ऑब्वियस बात है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसकी पढ़ाई हुई और कहीं ना कहीं उसकी दोस्ती भी हुई। लेकिन आखिरकार ऐसा होता क्यों है? हम क्यों एक ऑपोजिट जेंडर के बारे में इतना ज़्यादा, देखो किसी ऑपोजिट जेंडर के बारे में सोचना ये मुझे लगता है नॉर्मल है, लेकिन इतना ज़्यादा सोचना कि हम सिर्फ उसके बारे में ही दिन रात 24 घंटे 24/7 सोचते रहें, ये ऐसा क्यों होता है? और क्या इस पूरे प्रोसेस को रोका जा सकता है? क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? ज़ीरो करना तो मुझे लगता है बायोलॉजिकली भी इम्पॉसिबल है, बट क्या इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम पे हावी ना हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली में इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस दूंगा जो मैंने समझे हैं रिसर्च करके या कहीं से पढ़ के। एंड सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको दूंगा इसके सॉल्यूशंस। इनमें से कुछ सॉल्यूशंस मैंने खुद अपने रियल लाइफ से देखे हैं, समझे हैं, और कुछ को मैंने पढ़ा है और जाना है और मैं इनसे बिल्कुल कनेक्ट करता हूं। तो ये सारी प्रॉब्लम और इनके सॉल्यूशंस के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने से पहले आओ सबसे पहले इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो बच्चों, इसका सबसे बड़ा कारण जो कि है एक्चुअली प्यूबर्टी की एज, जहाँ पे हमारी बॉडी जो है बहुत सारे फिजिकल और बहुत सारे इमोशनल चीज़ों को, चेंजेस को एक्चुअली में एक्सपीरियंस करती है, जिसमें हार्मोन्स पीक पे होते हैं और एक्चुअली में यही एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। आओ सबसे पहले इन हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब प्यूबर्टी की एज में जो गर्ल्स होती है उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन और मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स निकलते हैं। आपने शायद बायोलॉजी में चैप्टर्स में पढ़ा होगा। अब यही हार्मोन्स बेसिकली आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस तो लेके आते हैं जो मेल को फीमेल से अलग बनाते हैं, बट कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में भी इम्पैक्ट डालते हैं जो हमें एक ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से बेसिकली इम्बैलेंस क्रिएट होता है। आओ समझते हैं कि इम्बैलेंस क्रिएट क्यों होता है। आपके दिमाग में एक्चुअली दो मेजर हिस्सों के बारे में बात करते हैं, एक है लिम्बिक सिस्टम और एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि इस फेज में अलग अलग स्पीड से ग्रो करते हैं। आपका जो लिम्बिक सिस्टम है ये इमोशंस, मोटिवेशन और बेसिकली आपके रिवॉर्ड जो आपको मिलते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनसे मिलने वाली खुशी को भी कंट्रोल करता है। ये एडोलसेंस में यानी प्यूबर्टी की एज में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है और यही कारण है कि सोशल इंटरेक्शन, लोगों से बात करना, ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। फिर अगर बात करें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो ये एक्चुअली आपके दिमाग का सीईओ है जो कि डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, प्लानिंग, फोकस, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दिमाग का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा समय लेता है डेवलप होने में। अप्रॉक्सीमेटली मान के चले 20 से लेके 30 साल की उम्र लग जाती है इसको पूरी तरीके से डेवलप होने में। तो एक प्रकार से समझो कि लिम्बिक सिस्टम एक एक्सेलरेटर है जो कि बहुत पावरफुली ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, जो कि आपको उन सब चीजों के लिए ट्रिगर कर रहा है जो मैंने ऊपर मेंशन करी। लेकिन ब्रेक्स कहाँ हैं जो आपको रोकेंगी?
वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो एक्चुअली प्लानिंग कर रहा है, सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ब्रेक्स अभी डेवलप नहीं हुई हैं, अभी उनको डेवलप होने में समय है। और यही रीज़न है कि एक्चुअली में लिम्बिक सिस्टम आप पे हावी हो रहा है, तो आप छोटे छोटे डिसीजन तो बहुत आसानी से ले पा रहे हो, लोगों से बात करना, उसमें खुशी पाना, रिवॉर्ड्स लेना, लेकिन एक्चुअली प्लानिंग, फोकस, इन सब में जो स्टीयरिंग व्हील है गाड़ी का या ब्रेक्स जो है वो आपके कंट्रोल में अभी नहीं है। और इसी इम्बैलेंस की वजह से एक्चुअली में हमारा जो दिल है वो हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है। अब ब्रेन के इन दोनों हिस्सों के अलावा डोपामिन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ बड़ी एक क्रेजी बात समझाता हूँ। जैसे कि जब भी मान लो आपको एक रिप्लाई मिला किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से, या फिर आपको एक स्माइल मिली, या फिर उन्होंने आपके साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन किया, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी बॉडी उसको एज अ रिवॉर्ड ट्रीट करता है और आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। अब ये जो डोपामिन है ये तो आपको अच्छा फील करवाता है, प्लस आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि उन रिवॉर्ड्स का वेट कर रहा था, आपको लगता है ये तो मेरे लिए बहुत बेहतर हो रहा है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप और ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हो और एक्साइटेड हो जाते हो उन चीज़ों के लिए जो कि आपको लगता है फ्यूचर में और आए। और बस यही कारण है कि फिर आप उन और चीज़ों को ढूंढते हो कि मैं एक और रिप्लाई मुझे मिल जाए, मुझे एक और स्माइल मिल जाए, मुझे एक और इंटरेक्शन मिल जाए। और ऑटोमेटिकली, आपकी गलती नहीं, ऑटोमेटिकली फिर आपका सारा फोकस उस इंसान पे चला जाता है क्योंकि आपको उनसे वो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स चाहिए। अब इनके सॉल्यूशंस पे जाने से पहले आप बात करते हैं कि इनसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, ये हमारी लाइफ को अफेक्ट कैसे करता है। शायद आपको पता भी ना हो कि ये हमारी लाइफ को कैसे कैसे अफेक्ट कर रहा है, और अगर पता भी है तो कहीं ना कहीं आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। सबसे पहला है एकेडमिक डिक्लाइन, जो कि सबसे ज्यादा मुझे लगता है बड़ी प्रॉब्लम है। अब आपका फोकस एक पर्टिकुलर इंसान पर चला गया है, जिसकी वजह से ये ऑब्वियस हो जाता है कि आप पढ़ाई पे कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपके ग्रेड्स गिरते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, अगर आपका ये पूरे का पूरा सिनेरियो किसी फाउंडेशन क्लास के अंदर हो रहा है, लेट अस सपोज 9, 10, 11, 12 में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके फाउंडेशन, आपकी नींव को भी कमजोर करता है। और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो लाइफ में फिर कभी भी पढ़ाई में कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके बचपन से ही पढ़ाई का फाउंडेशन कमजोर हो गया, और फिर ये चलता रहता है आगे। हाँ, इसी के अंदर मैंने ये भी नोटिस किया है कि इंसान दूसरी अच्छी फ्रेंडशिप्स, अच्छे लोगों के साथ जो फ्रेंडशिप्स है उनके मौके खोते रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान पे ही है। और इसके साथ ही साथ सेकंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इमोशनल रोलर कोस्टर। देखो होता क्या है, यहाँ पे जब एक रिप्लाई आता है या एक रिस्पॉन्स आता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, लेकिन ये खुशी बहुत जल्द दुख में बदल जाती है। कैसे? मान लो कुछ हफ्ते तक रिप्लाई नहीं आया, कुछ महीने तक रिप्लाई नहीं आया, तो आप उदास तो होते ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप जज करने लग जाते हो, अपने अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है। फिर आप एनालाइज करते हो कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं भेजा, शायद इसकी वजह से तो बात बंद नहीं हो गई। फिर आप ओवर थिंक करने लग जाते हो और अगेन फिर वो लूप चलता रहता है। आप सोचते रहते हो उस बारे में कि यार ये इंसान कल तक तो रिप्लाई कर रहा था, आज इसने रिप्लाई क्यों बंद कर दिया। एंड सबसे क्रेजी बात ये है कि जब तक सामने वाला वो बात क्लैरिफाई नहीं करता तब तक आपके दिमाग में चलता रहता है। एंड इमेजिन दैट उसने वो बात कभी क्लैरिफाई की ही नहीं, तो आप तो जीवन भर उस बारे में सोचते रह जाओगे। तो आखिर करे क्या, क्योंकि ये चीजें तो खराब से और खराब होती चली जाएंगी ना, बद से बदतर होती चली जाएंगी। तो आओ जरा समझते हैं इन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं। देखो, ये मैंने वीडियो की शुरू में ही आपको बता दिया कि ये चीजें कॉमन है, जीरो कर देना ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप जरा अभी सोचो, लिम्बिक सिस्टम और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में लिम्बिक सिस्टम आपका ज्यादा पावरफुल है, यानी एक्सेलरेटर पावरफुल है। लेकिन अगर हमने ब्रेक्स पे कंट्रोल करना सीख लिया, स्टीयरिंग पे कंट्रोल करना सीख लिया, हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे काम करना शुरू कर दिया, तो क्या ये चीजें बेहतर हो जाएंगी? आंसर यस। तो सबसे पहले काम करना है सेल्फ रियलाइजेशन। मैं इतना मानता हूं कि इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोगों को जो डिस्ट्रैक्टेड है या कुछ गलत कर रहा है, उनको ये लगता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं तो उनको कहीं नहीं लगता ऐसा कि वो गलत नहीं कर रहे हैं। या कई लोगों के लिए शराब पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना गलत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको एटलीस्ट ये रियलाइजेशन है कि आप गलत कर रहे हो, तो आप आधी रेस जीत चुके हो। तो सबसे पहले रियलाइज करो। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो ज़रा उस वक्त सोचो कि क्या अच्छा अब मैं दोबारा से उस इंसान के बारे में सोचने लग गया हूँ। इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने का एक पहला पड़ाव पार होगा कि सेल्फ रियलाइजेशन होगा। और हो सकता है अगर सेल्फ रियलाइजेशन है तो आप खुद से किए हुए वादे निभाने लग जाओ कि यार अच्छा आज मैंने पूरा दिन इसके बारे में सोचा। इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। इससे कहीं ना कहीं आप
हो सकता है गिल्ट में आओगे, गिल्ट एक सही शब्द नहीं है, बट हो सकता है आपको खुद लगे यार कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन। आपको रियलाइज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अब कॉग्निटिव कंट्रोल पे आते हैं। आपको अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी जो कि आपको बड़ा मजा भी आएगा करते हुए, और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग होगा लिम्बिक पे हावी होने के लिए। तो आपको अपने डे लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज इंडल्ज करनी होंगी जिसमें आपकी प्लानिंग फोकस बढ़े, चाहे वो कोई पजल सॉल्व करना हो, चाहे वो कोई गेम खेलना हो, चाहे कोई नए स्किल पे काम करना हो। आपको पता है हम अक्सर इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट कब होता है, जब हमारी लाइफ में कुछ गोल नहीं होता। तो अगर आप अपना एक अच्छा गोल अलाइन करोगे तो डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना लाइफ का पर्पस, अपना गोल ढूंढो। इस पे प्रेमानंद जी महाराज जी क्या कहते हैं, एक बार सुनो। पहला उपदेश था, बेटा जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। इसमें एक सबसे बड़ा रीजन मैं ये मानता हूं कि आपका समय, आपका टाइम टेबल भी है। मैंने अगेन प्रेमानंद जी महाराज जी से एक बहुत प्यारी बात सीखी थी, और ये मैंने खुद पहले भी बहुत जगह नोटिस किया था कि अगर आप अपनी लाइफ में खाली होते हैं, आप कभी भी नोटिस करना, ये मैंने पॉर्न एडिक्शन वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा गलत काम सिर्फ तब कर रहे होते हैं जब हम खाली होते हैं, हमारे पास डेली गोल्स नहीं होते। तो अपने दिनचर्या को इतना ज़्यादा बिजी बना लो कि आपके पास इन सब के लिए टाइम ही बहुत कम बचे। उसके लिए आप एक प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। आप कोई अच्छी स्किल पे काम करो, चाहे वो स्किल एडिटिंग हो, चाहे वो स्किल कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, स्पोर्ट खेलना पसंद हो, कोई भी काम हो सकता है। आप जिम जा सकते हैं इस एज में। मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा मिथ है हमारे हिंदुस्तान में कि बच्चा इस एज में जिम नहीं जा सकता। बिल्कुल जा सकता है। पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, बच्चा गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। जिम जाना एक बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। मतलब कहने का मतलब अपने पूरे दिन को ऐसे पैक कर दो कि आपको डिस्ट्रैक्ट होने का समय ही नहीं मिले। और अगर आपके इमोशंस पे कंट्रोल ना रहे तो फिर आना है इमोशन रेगुलेशन पे। देखो, इमोशन इस एज में आपके कंट्रोल से बाहर जाएंगे ही जाएंगे। ये इसमें आपका देखा जाए तो आपकी एज की भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर एक पार्क में एजेड पर्सन बैठे हुए हैं और आप उन्हें अगर कोई गाली दे के भाग जाओगे तो वो शायद एक बहुत इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेंगे, है ना। वो सोचेंगे, प्लान करेंगे और कहेंगे यार इसने क्यों दिया होगा, शायद बच्चा मस्ती ले रहा होगा, मजाक कर रहा होगा, या वो छोड़ देंगे आपको। लेकिन अगर आप वही गाली एक आपकी उम्र के किसी बच्चे को दोगे तो वो बहुत इम्पल्सिव रिएक्शन देगा। हो सकता है कहीं पास पड़ी हुई चीज़, डंडा उठा के आपको मार दे, कोई भी एक्शन ले सकता है। तो इस वक्त हम लोग एक रोलर कोस्टर जर्नी पे हैं और इमोशंस पे हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको मेडिटेशन पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि एक बंद कमरे में अंधेरे में या रोशनी में बैठ के सांस पे ध्यान लगाना है। मेरे हिसाब से मेडिटेशन का मतलब है किसी भी काम को करो तो फोकस से करो। अगर आप कॉफ़ी भी पी रहे हो तो सिर्फ कॉफ़ी पियो और उसको एक एक सिप को एंजॉय करो। अगर आप मान लेते हैं रील्स भी देख रहे हो तो रील्स को पूरा एंजॉय करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे पूरा फोकस होना चाहिए। माँ बाप के साथ बात कर रहे हो तो माँ बाप पे पूरा फोकस होना चाहिए। दोस्त से बात करो तो दोस्त पे पूरा फोकस होना चाहिए। और अगर उस स्पेशल इंसान से भी पूरे दिन में कभी बात कर रहे हो तो उसी पे फोकस होना चाहिए। इससे आपका फोकस इंप्रूव होगा और कहीं ना कहीं फोकस इंप्रूव होने से इमोशंस पे कंट्रोल ऑटोमेटिकली आता है। और फिर भी ना आए तो भैया 4-7-8 वाली टेक्निक का इस्तेमाल तो कर सकते हो, जो कि मैंने बहुत वीडियोस में बताई है। और अगर भूल गए तो आओ दोबारा समझ लेते हैं। आपको इसमें 4 सेकंड तक सांस लेनी होती है, फिर 7 सेकंड तक होल्ड करनी होती है और फिर 8 सेकंड एक्सहेल करना होता है। इससे आप अपनी सांस पे, क्योंकि आप गिन रहे होते हो 4, 7, 8, तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आपका फोकस सिर्फ आपकी ब्रीदिंग पे हो जाता है और इससे आपके फोकस को डेवलप होने में मदद मिलती है। तो एट दी एंड बस ये कहना चाहूँगा कि देखो, किसी से बात करना, अट्रैक्शन होना ही नॉर्मल है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें गिल्ट में नहीं आना है। सबको हुआ है आपकी लाइफ में, आपके माँ बाप को भी हुआ है, आपको भी होगा, आपके बच्चों को भी होगा। लेकिन उसको आप पे हावी हो जाना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं बस इतना मानता हूँ इंसान इतना डेवलप तो हो चुका है कि वो अपने अट्रैक्शंस पे अपने फोकस को कंट्रोल कर सके। तो शेर बनो, शेरनी बनो, अपना फोकस बड़ा स्ट्रांग रखो। आप शेर के सामने एक रोटी और एक मीट का टुकड़ा डाल दो,
दोगे तो रोटी को देखेगा भी नहीं वो। बस अपने गोल्स पे थोड़ा ध्यान दो। वहीं पे अगर आप एक कुत्ते के सामने कभी ऐसा करोगे ना तो उसका फोकस बिगड़ता है, आप ध्यान देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुत्ता अच्छा जानवर नहीं है, लेकिन हमें शेर बनना है, हम सुपीरियर है और हमें वैसा ही बिहेव करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके इस पूरे प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी मन में सवाल हो या आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे मदद कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। थैंक यू सो मच।